फिल्म के शुरू में हम लोग देखते हैं कलकत्ता की एक बड़े होटल की बार में एक खूबसूरत लड़की रूमी बैठी है। वो उधर एक आदमी को पटा लेती है और वो आदमी रूमी को होटल के एक कमरे में लेके जाता है सेक्स करने के लिए। उस आदमी को पता नहीं रूमी एक वैम्पायर है। जैसे ही वो रूमी से इंटीमेट होने जाता है, रूमी उसकी गर्दन पे काटती है और खून पीती है। वो आदमी बेहोश हो जाता है। रूमी के साथ श्रीला भी आई है। श्रीला नई नई वैम्पायर बनी है। रूमी उसे इंसान के खून पीना सिखाती है। फिर वो दोनों उस आदमी के बॉडी से और 1 लीटर खून निकाल के बोतल में भर लेती है। वो आदमी को होश आने पर कुछ याद नहीं रहेगा। वापस लौटते वक्त उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है उनकी वैम्पायर ग्रुप एक अंडरग्राउंड गुफा में रहते हैं और उनको ऊपर आना और इंसान की शिकार करना सख्त मना है। उनको एक ब्लड बैंक से अंडरग्राउंड में ही प्लास्टिक पाउच में ब्लड मिल जाती है। फिर भी रूमी चुपके ऊपर आती है इंसानों की ताज़ा खून पीने के लिए। अगर ये बात उनकी लीडर एडी या ओरा को पता चलेगा तो बहुत खतरनाक हो सकता है। एडी एक इंसान है और खानदानी जमींदार फैमिली से है, लेकिन अंडरग्राउंड वैम्पायर्स उसे मानते हैं। 300 साल पहले एडी की पूर्वजों ने कोलकाता के 3 गांव बेच दिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसके ऊपर ब्रिटिश ने कलकत्ता नगरी बनाया। ब्रिटिश तब इन वैम्पायर ग्रुप को मारने के लिए वैम्पायर हंटर्स को बुलाया था। एडी की फैमिली तब से इन वैम्पायर्स को बचाते आ रहे हैं। एडी एक फार्मेसी कंपनी का मालिक है और एक हॉस्पिटल चलाते हैं। उनके हॉस्पिटल की ब्लड बैंक से इन वैम्पायर्स को हर हफ्ते खून सप्लाई किया जाता है। रूमी और श्रीला चुपके से अंडरग्राउंड में घुस के वैम्पायर गेटकीपर को एक बोतल ताज़ा खून रिश्वत देके वैम्पायर महल के अंदर घुस जाते हैं। उनकी रोज रात की एडवेंचर 2 वैम्पायर्स को पता है। एक है डेविड, दूसरी है मीरा। वो दोनों रूमी से बहुत प्यार करते हैं। ये सबसे अनजान गंगा किनारे अपनी बंगलों में रहते हैं रिटायर्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर रॉय, उनकी बीवी और एक लौता बेटा विक्रम रॉय उर्फ रॉय। रॉय बहुत ही सीधा साधा लड़का है। वो भी डेंटिस्ट है। उसके माँ बाप जल्दी से उसका शादी करवाना चाहते हैं। डॉक्टर रॉय जबरदस्ती अपनी दोस्त की बेटी मिथिला के साथ रॉय को डेट पे भेजते हैं। मिथिला को भी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो रॉय को बोलती है टुमारो नाइट चाइनाटाउन में एक बड़ी पार्टी है और वो रॉय के साथ जाना चाहती है, क्योंकि रॉय अगर साथ में है तभी उसे घर से परमिशन मिलेगी। अगेन ना चाहते हुए भी मिथिला की रिक्वेस्ट रखने के लिए रॉय अगले रात उस पार्टी में जाता है, लेकिन मिथिला इधर उसके बॉयफ्रेंड को लेकर आती है। बेचारा रॉय अकेला बैठ के बोर होता है। इधर रूमी भी उस पार्टी में आती है शिकार ढूंढने और वो एक मोटा सा लड़का बादशाह को लुभाती है, लेकिन जैसे ही वो उसका गर्दन पे बाइट करती है उसका एक कैनाइन टूथ टूट जाती है। बादशाह का नेक सर्जरी हुआ था और नेक पे मेटल प्लेट था। रूमी की गम से निकलता हुआ खून बादशाह के खून के साथ मिक्स हो जाती है। रूमी डर से उधर से भाग जाती है। अंडरग्राउंड में जाके डेविड को ये बात बताती है। डेविड उसे एक सालों पुराना डॉक्टर अब्दुल हकीम के पास भेजता है। वो भी एक वैम्पायर है, लेकिन आउटकास्ट है और इंसानों के बीच छुप के रहता है। अब्दुल उसे देख के बोलता है रूमी को इमीडिएटली कोई मॉडर्न डेंटिस्ट दिखाना चाहिए, क्योंकि उसकी नर्व्स और रूट कैनल अभी भी ताज़ा है। उस रात जब वो बाहर थी तब एडी उधर आता है और सारे वैम्पायर्स को बुलाते हैं, सिर्फ उनके लीडर ओरा को छोड़ के। एडी को पता चला था कोई वैम्पायर्स बाहर निकल के रूल्स तोड़ रहा है और इंसानों को अटैक कर रहा है। एडी सबकी गिनती करता है। उन्हें पता था इधर टोटल 30 वैम्पायर्स है। रूमी एन वक्त पे आके पहुंचती है, लेकिन एडी को उसके ऊपर शक होता है और रूमी को पास बुलाते हैं। एडी एक प्योर सिल्वर का चादर ओढ़ के रखा था। वैम्पायर्स उसके पास आने से डरते हैं। वो रूमी के एकदम पास जाते ही रूमी की हालत खराब हो जाती है। डेविड एन वक्त पे एडी की धोती के ऊपर जोक क्रैक करके बातों में फंसा के समहाउ रूमी को बचा लेता है। इधर वो मोटा लड़का बादशाह थाने पे आता है रिपोर्ट लिखवाने। वो बताता है एक खूबसूरत लड़की ने दांत निकाल के उसके गर्दन पे काटा है और उसके बाद से उसकी पूरी बॉडी में जलन शुरू हुई है। इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर दोनों उसकी बातों पर हंसते हैं और उसे दूसरे एक सब इंस्पेक्टर कार्तिक पाल के पास भेजते हैं। कार्तिक अल्कोहलिक है। कार्तिक के पिताजी बीरेन पाल इसी लेक थाने पे इंस्पेक्टर थे। 70 के दशक पे भयंकर हादसे के बाद वो पागल हो गए और अभी उन्हें अल्जाइमर्स भी है। हमेशा बच्चों को बुला के वैम्पायर्स की कहानी सुनाते हैं और ये सब कुछ से परेशान कार्तिक लाइफ से बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। रूमी अपनी दांत ठीक कराने के लिए डेस्परेट हो गई थी। उस शाम सारे पेशेंट्स चले जाने के बाद रॉय जब चेंबर में अकेला था तब रूमी उसे मिलने आती है। रूमी की खूबसूरती और प्रेजेंस को देख के रॉय घबरा जाता है और जब रूमी की कैनाइन टूथ चेक करने जाता है तब एक शार्प टूल से उसका खुद का उंगली कट जाता है और वो ब्लड ड्रॉप रूमी की मुंह के अंदर गिरती है। उसका वर्जिन ब्लड का स्वाद बहुत ही अनोखा था। इधर रॉय भी ब्लड देख के बेहोश हो गया था। होश आने पर वो रूमी से माफी मांगता है और उसे नेक्स्ट डे आने के लिए बोलता है। रूमी मायूस होकर चली जाती है। इधर सब इंस्पेक्टर कार्तिक बादशाह को लेके उस चाइनाटाउन में उस बार में जाते हैं। बादशाह उसे पूरी स्टोरी बताता है। एक घूंट दारू पीते ही बादशाह को उल्टी आती है। वो बोलता है जब से उस लड़की ने उसे काटा है वो कुछ खा नहीं पा रहा है। कार्तिक उस पिलर के पास जाके चेक करता है जहाँ पे बादशाह को काटा गया था और तब उसकी पैर के अंदर कुछ चुभ जाती है। ये वही रूमी का टूटा हुआ कैनाइन टूथ था। कार्तिक देख के चौंक जाता है।
कार्तिक की पैर की चोट काफी गहरा है। उसके बाबा बीरेन वो दांत देखते ही परेशान हो जाते हैं और पुराना किताब ढूंढने लगते हैं। कार्तिक को ऐसे एक पुराना किताब से बीरेन का बहुत साल पुराना लाइब्रेरी कार्ड मिलता है। इधर रूमी डेविड को बताती है रॉय की ब्लड का स्वाद लाजवाब है। डेविड उसे एक सैंपल लाने के लिए बोलता है। कार्तिक अपनी बाबा बीरेन पाल की लाइब्रेरी कार्ड लेके सिटी लाइब्रेरी पे जाता है दांतों के ऊपर किताब ढूंढने। लाइब्रेरियन हारूबाबू बोलते हैं वो इंस्पेक्टर बीरेन पॉल को जानते थे। हारूबाबू एक सीक्रेट सोसाइटी की मेंबर है जिनका नाम है काठमांडूस। वो लोग वैम्पायर हंटर है। 70 की दशक में जब कलकत्ता पे वैम्पायर अटैक हुआ था तब काठमांडूस ने उन वैम्पायर्स को ढूंढ ढूंढ के मारा था। हारूबाबू बाकी काठमांडूस को खबर करते हैं। उनको कार्तिक की एक्टिविटीज देख के शक होता है कि वैम्पायर्स फिर से वापस आ गए हैं। वो लोग सब बुरे हो चुके हैं पर जोश अभी भी पूरा है। और फाइनली खबर पहुंचती है उनकी ग्रुप लीडर लूना लुका को, जो एक खतरनाक विच है। वो एक टीवी चैनल पे लाइव इंटरव्यू दे रही थी। न्यूज एंकर उसकी विचक्राफ्ट को फेक बुलाती है। लूना उसकी पावर से पूरी चैनल में पावर कट कर देती है। पावर आने पर वो एंकर और सारे टेक्नीशियंस डरे हुए थे। इधर रूमी फिर से रॉय की चेम्बर में आती है। वो वापस रूमी की दांत चेक करता है। इस बार रूमी की गम से निकलता हुआ खून देख के वो फिर से बेहोश हो जाता है। रूमी रॉय की बॉडी से डेविड के लिए बस थोड़ा सा ही खून निकाल के बोतल में भर लेती है। रॉय की मासूमियत देख के वो पिघल रही थी। होश आने पे रॉय रूमी को बोलता है अगर रूमी अपनी टूटी हुई ओरिजिनल दांत लेके आए तो वो फिक्स कर सकता है। रॉय की वर्जिन ब्लड पी के डेविड और मीरा दोनों खुशी से पागल हो गए थे। वो लोग प्लान बनाते हैं किसी एक वैम्पायर को ऊपर भेजेंगे डेंटल पेशेंट बना के। वो जाके रॉय को काट के बेहोश करके उसका खून बोतल में भर के लाएगा। श्रीला जीत पकड़ती है वो जाएगी। श्रीला रूमी से रॉय की एड्रेस मांगती है। रूमी अभी टेंशन में आ जाती है। वो एड्रेस देती है पर बार बार श्रीला को सावधान करती है कि वो ज्यादा खून पी के रॉय को मार न डाले। उन दोनों की बातें और एक वैम्पायर सुन लेता है। वो एडी का स्पाई था। अगले दिन बादशाह फिर से पुलिस स्टेशन में आता है। उसकी हालत काफी खराब है और उसका स्किन छिलके की तरह निकल रहा है। कार्तिक उसे हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए बोलता है। रूमी अपनी दांत ढूंढने के लिए शाम को वही चाइनीज रेस्टोरेंट में जाती है। वहाँ पे कार्तिक बैठ के डिनर कर रहा था और रूमी को बादशाह की पिक्चर दिखा के पूछता है क्या उसने उस रात ऐसी कोई इंसिडेंट देखा है क्या। रूमी डर जाती है और सीधा मना कर देती है। उसे रॉय की सेफ्टी को लेकर चिंता हो रही थी। ऊपर से कार्तिक की इन्वेस्टिगेशन से बहुत परेशान थी। वो जल्दी से उधर से निकल जाती है। श्रीला भी सच धज के रॉय की खून पीने के लिए निकली है। उसके पहुंचने से पहले ही रूमी रॉय को जबरदस्ती लेके उधर से निकल जाती है। रॉय थोड़ा सा हैरान है लेकिन बहुत खुश है। रूमी उसे लेके एक पुराना थिएटर में जाती है। रूमी जब इंसान थी तब उसका बॉयफ्रेंड उसे इधर लेके आता था। उधर बैल्कनी से स्टेज में उतरते वक्त रॉय के हाथ कट जाता है। रूमी उधर अपना टांग फिराते ही वो अपने आप ठीक हो जाता है। रूमी हंस के बोलती है स्टे सेफ डॉक्टर रॉय और फिर उधर से गायब हो जाती है। इधर श्रीला आकर पहुंचती है रॉय की क्लिनिक में, लेकिन उधर उसके लिए लूना लुका वेट कर रही थी और लाइब्रेरियन हारूबाबू बाहर से दरवाजा बंद कर देते हैं। लूना लुका श्रीला को चैलेंज करती है। श्रीला उसके ऊपर हमला करते ही लूना अपनी शक्ति से उसे इधर उधर पटक के फेंकती है और फिर उसकी सर काट लेती है। वैम्पायर्स को हफ्ते का ब्लड सप्लाई आता है। वो बॉक्स खोलते ही उसके अंदर श्रीला की काटा हुआ सर मिलती है। उसके मुंह में गार्लिक ठुसा हुआ था। वैम्पायर्स की चीख से उनके लीडर ओरा की नींद खुलती है। वो सबसे यंग है लेकिन कई सदियों पुराना वैम्पायर है और सबसे ज्यादा शक्तिशाली और ज्ञानी है। वो सबको बोलता है ये लूना लुका का काम है और आपसे कोई ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर जाने का रास्ता मैनहोल सील किया जाता है। श्रीला की मौत के लिए रूमी खुद को जिम्मेदार मानती है क्योंकि उसने ही श्रीला को ऊपर जाना और इंसानों की शिकार करना सिखाया था। रूमी ऊपर जाके लूना लुका से बदला लेना चाहती है। डेविड उसे बोलता है ऊपर जाने का और एक रास्ता है। इधर थाने में पुलिस को फोन आते हैं कि एक सर कटा हुआ लाश मिली है और वो लाश अपने आप जल रही थी। इंस्पेक्टर हंस के उड़ा देता है। लूना लुका एडी के घर में आती है। हमें पता चलता है एडी ने ही उसे श्रीला की टिप्स दिया था। एडी उन वैम्पायर्स को एक सबक सिखाना चाह रहा था लेकिन वो लूना लुका को वैम्पायर्स की ठिकाना नहीं बताता। कार्तिक मॉर्ग में जाता है और सर कटा हुआ जला हुआ लाश देखने। उधर मोटिशियन से पता चलता है लाश की पेट में इंटेस्टाइन में कोई खाना नहीं था, सिर्फ अलग अलग टाइप्स के खून था और शायद उसकी स्किन फोटो सेंसिटिव है। कार्तिक उसे बोलता है वो हेडक्वार्टर से है और मोटिशियन को इस बॉडी का देहांश लैब में जेनोम सीक्वेंस के लिए भेजना पड़ेगा। रिसेप्शनिस्ट निकल जाने के बाद रूमी रॉय की चेम्बर में आके सीसीटीवी फुटेज चेक करके लूना लुका को देखती है और रॉय को बोलती है पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने के लिए कि उसका चेम्बर में ब्रेक इन हुआ है। लेकिन रॉय पुलिस रिपोर्ट लिखवाने में इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि चेम्बर से कुछ खोया नहीं है सिवाय एक पुराना पेन। लूना लुका के घर में काठमांडू की मीटिंग होती है। लूना लुका बोलती है उन लोगों को कार्तिक और रॉय दोनों के ऊपर नजर रखना चाहिए। एडी का स्पाई वैम्पायर ऊपर आता है एडी से मिलने। ओरा उसके हाथों अलग अलग वैम्पायर्स की खून की सैंपल हर 2 हफ्ते एडी को भेजता है। एडी का बीबी पिछले 20 सालों से सिक सेल डिजीज से बीमार है और डॉक्टर ने बोल दिया था कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन एडी अपने लैब में वैम्पायर्स की खून से प्रोटीन्स और एंटीबॉडीज निकाल के अपनी बीबी के शरीर के अंदर इंजेक्ट करके उसे जिंदा रखा है। इस वैम्पायर्स की ब्लड के बदले एडी वैम्पायर्स को सेफ्टी और इंसान की खून देते हैं। कार्तिक को ओ मोटिशियन फोन पे बताता है उस जली हुई लाश की डीएनए की जेनोम सीक्वेंसिंग इंसान की डीएनए से बहुत अलग है और लगातार सेल डिवीजन होता है। इस वजह से उम्र कभी नहीं बढ़ती है। कार्तिक
कार्तिक समझ गया था वो लाश एक वैम्पायर की है। वो बादशाह को फोन करता है। पता चलता है बादशाह की हालत बहुत खराब है और वो एक सरकारी अस्पताल में भर्ती है। रूमी लेक थाने पे अकेली ही आती है रॉय की चेम्बर की ब्रेक इन की रिपोर्ट लिखवाने, क्योंकि उसे लूना लुका की पता करना था। इंस्पेक्टर कार्तिक को भेजते हैं उसके साथ। कार्तिक को रूमी बहुत पसंद है और रास्ते में वो दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हैं। रॉय पुलिस देख के काफी परेशान है। कार्तिक रॉय को अपनी पैर की चोट दिखाता है और बताता है चाइना टाउन पार्टी में एक लड़की ने किसी को दांत से काटा है और वही लंबी कैनाइन टूथ उसके पैर के अंदर घुस गया था। रूमी ये सुन के बहुत ही घबरा जाती है। उस रात कार्तिक और सरकारी अस्पताल में जाता है बादशाह को देखने। उसे एकदम ऊपर की फ्लोर में आइसोलेशन में रखा गया था। कार्तिक उधर पहुंचते ही एक आदमी की चीख सुनाई देता है। वार्ड में पहुंच के कार्तिक देखता है एक आदमी की गर्दन से खून निकल रहा है। बादशाह की चादर हटाते ही वो डर जाता है। बादशाह वैम्पायर बन चुका था। वो कार्तिक के ऊपर हमला करता है। वो कार्तिक को काटने जा रहा था। उस वक्त उधर बिजली की तरह धुएं में से निकल के आता है ओरा और बादशाह को पकड़ के दूर फेंकता है। फिर वो कार्तिक को नींद में सुला के बादशाह को पकड़ के लेके चला जाता है। ओरा बादशाह को नीचे वैम्पायर महल में लेके जाते हैं। उसे पूछते हैं किसने उसे ह्यूमन से वैम्पायर में कन्वर्ट किया है। वो लोग सारे वैम्पायर्स को बुला के पैरेड करवाते हैं। रूमी गॉगल्स पहनी हुई थी। बादशाह उसे पहचान नहीं पाता। इधर कार्तिक लूना लुका के घर पहुंच के उसे पूछता है वो रॉय क्लिनिक में क्यों गई थी। कार्तिक की बातों से लूना को पता चलता है वो इंस्पेक्टर बीरनपाल का बेटा है। लूना बताती है 70 की दशक में सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ नक्सलाइट की फाइट चल रही थी। गवर्नमेंट ने पूरी देश में लॉकडाउन कर दिया था। ब्लड बैंक में ब्लड नहीं था। नीचे वैम्पायर्स के पास ब्लड की सप्लाई बंद हो गया। भूखे वैम्पायर्स ऊपर आके सुनसान रास्ते में पुलिस वालों को अटैक कर रहा था। ऐसे ही एक रात वैम्पायर्स ने लेक थाने पे अटैक किया था। बीरनपाल अकेले उनके खिलाफ लड़ते रहे। बाकी पुलिस वालों को वैम्पायर्स ने मार डाला था। बाद में बीरनपाल की बातों पर कोई विश्वास नहीं किया। पुलिस और मीडिया ने बोला था ये नक्सलाइट्स का काम है। कार्तिक रूमी का वो टूटा हुआ कैनाइन टूथ लूना लुका को देता है। कार्तिक बोलता है उसे रॉय के ऊपर पूरा शक है कि वो एक वैम्पायर है। इधर रूमी एक कैनाइन टूथ लेके रॉय के पास आती है। ये दांत उसने श्रीला की कटा हुआ सर से निकाली है। रॉय उसका गम सीमेंटिंग करके जैसे ही वो दांत उसके गम के पास लेके जाता है, रूमी की गम से एक नस बाहर निकल के दांत को अंदर खींच लेता है। रॉय डर जाता है। रूमी अभी परफेक्टली फाइन है और खुशी से रॉय को स्मूच करती है। ये प्यार की फीलिंग्स म्यूचुअल थी। रॉय जब चेम्बर में अकेला था तब कार्तिक उधर आता है और रॉय को वैम्पायर समझ के परेशान करता है। उसे अपनी कैनाइन टूथ निकाल के दिखाने के लिए बोलता है और रॉय को धमकी देता है अगर रॉय रूमी को काटेगा तो रॉय को नहीं छोड़ेगा। रॉय उसकी हरकतों से हैरान हो जाता है। कार्तिक की बातों से और रूमी की एक्टिविटीज से अब रॉय को रूमी के ऊपर शक होने लगता है। वो इंटरनेट में चेक करके पता कर लेता है कि वैम्पायर्स गार्लिक और सिल्वर ये दोनों चीज से डरते हैं और रूमी को उसका घर डिनर पे बुलाता है। रॉय की माँ बाप रूमी से मिलकर बहुत खुश है। रॉय रूमी के लिए स्पेशल गार्लिक चिकन बनाया है। ना चाहते हुए भी रूमी को वो गार्लिक खाना पड़ती है। वो तुरंत बाथरूम में जाके उल्टी करके वो निकल देती है। उसकी तबीयत बिगड़ना शुरू होता है और रॉय की माँ बाप से माफी मांग के वो निकलती है। जाने से पहले रॉय की माँ उसे अपनी खानदानी सिल्वर का नेकलेस पहना देती है रॉय के कहने पर। रूमी टैक्सी में निकलते ही रॉय उसको फॉलो करता है। रूमी अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन पे आके एक पिलर के पीछे गायब हो जाती है। रॉय थोड़ा सा ढूंढते ही वो पिलर के अंदर से नीचे जाने का एक रास्ता मिलती है। रूमी अंडरग्राउंड जाके डेविड की मदद मांगती है। डेविड उसे अपना खून पिला के ठीक करता है। ये देख के रॉय फिर से बेहोश हो जाता है। होश आने पर वो देखता है वो मेट्रो स्टेशन पे है और रूमी उसके पास बैठी है। रॉय उससे डर रहा था। रूमी उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो रॉय से प्यार करती है, उसे कभी हानि नहीं पहुंचा सकती है। रॉय उसे राक्षस और दरिंदा बोल के उधर से चला जाता है। रूमी का दिल टूट चुका था और रॉय से मन हटाने के लिए लूना लुका के ऊपर कंसंट्रेट करती है। वो कार्तिक के घर में जाती है लूना लुका के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। वो जब कार्तिक को सीड्यूस करके उसे काटने जा रही थी तब बीरनपाल उसका दांत देख लेता है। वो लोग घर में आते हैं और फिर इंटीमेट होते हैं। उस टाइम रूमी उसकी पैर की चोट पर टांग फिराते ही वो चोट अपने आप ठीक हो जाती है। कार्तिक रूमी के प्यार में पागल होकर उसे लूना लुका और काठमांडू के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और बोलता है रॉय एक वैम्पायर है। रूमी बोलती है ये सब पागल जैसी बातें हैं और वैम्पायर्स बोल के कुछ नहीं होता। रूमी जब कार्तिक के घर से निकलती है तब उसे काठमांडू देख लेते हैं। इधर रॉय रूमी से झगड़ के काफी परेशान था। उसकी माँ बोलती है कि उन्होंने सपने में देखा है रूमी साक्षात माँ काली का अवतार है। ये माँ की इच्छा है। रॉय को रूमी को इस घर की बहू बनाना ही पड़ेगा। इधर एक गेम स्टोर में डेविड रॉय से मिलता है और उसे रूमी की कहानी सुनाते हैं। रूमी जब इंसान थी तब उसकी बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप से वो प्रेग्नेंट हो गई थी और बॉयफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया था। उसके पिता उसे घर से निकल के मर जाने के लिए बोल रहे थे। फिर उसे वो बच्चा गिनाना पड़ा। उसके माँ बाप एक काफी उम्र वाले आदमी के साथ उसकी शादी करवा देते हैं, लेकिन वो आदमी उसके ऊपर दिन रात टॉर्चर करता था। उस शादी से उसे एक बच्ची हुई, लेकिन वो बच्ची मरी हुई पैदा हुई। रूमी और बर्दाश्त नहीं कर सकी और ब्रिज के ऊपर से गंगा में कूद के अपनी जान देने की कोशिश करती है। डेविड तब आसपास था। वो नदी में कूद के पानी के अंदर उसको काट के उसकी जान बचाता है। ये पूरी कहानी सुन के रॉय को रूमी के लिए बहुत दुख होता है। गिल्ट और गम से परेशान रूमी रॉय की माँ को वो सिल्वर नेकलेस लौटाने जाती है, लेकिन रॉय की माँ उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे माँ
काली की तरह सजा के उसकी आरती करती है। रूमी जब उधर से निकल रही थी तब हारू बाबू उसकी पीछा करता है। रूमी समझ गई थी कि काठमांडू उसको फॉलो कर रहा है। एक अंधेरी गली में वो हारू बाबू को मार डालती है। डेविड रूमी को भी समझाता है। रूमी रॉय की चेम्बर में आती है। वो दोनों के बीच काफी बहस होती है, लेकिन एक दूसरे से प्यार करते थे वो लोग, तो फाइनली पैचअप हो जाता है। रूमी जब उधर से निकल रही थी कार्तिक उसको पकड़ता है। रूमी बोलती है उस दिन कार्तिक के साथ जो हुआ था वो सब भूल था। इधर कार्तिक के मुंह से बादशाह की वैम्पायर बनने की कहानी सुन के इंस्पेक्टर उसे पागल बोलते हैं और सस्पेंड कर देते हैं। हर जगह से हरा हुआ कार्तिक अपने पिता की पास आके रोता है। उसका पिता उसे वो दांत दिखा के बोलते हैं, रूमी का दांत, रूमी का दांत। कार्तिक चौंक जाता है और फिर से सारे घटना एक के बाद एक सजा के वो समझ जाता है कि रूमी ही वैम्पायर है, रॉय नहीं। रॉय डेविड और मीरा को रूमी की माँ बाप सजा के उन लोगों को अपनी माँ बाप से मिलवाता है। हालांकि उन लोग रॉय की घर में कुछ नहीं खाते, फिर भी डेविड और मीरा से मिलके रॉय की माँ बाप बहुत खुश है। उधर रॉय की रूम में रॉय और रूमी इंटीमेट होते हैं। कार्तिक रॉय की चेम्बर में जाके सीसीटीवी फुटेज चेक करके देखता है कैमरा में रूमी की पिक्चर कभी भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। वो जाके लूना लुका को बताता है कि रूमी नाम की लड़की वैम्पायर है और उसने ही हारू बाबू को मारा है। अपनी दोस्त हारू बाबू की मौत का बदला लेने के लिए लूना लुका रेडी होती है। रूमी, डेविड और मीरा जब लौटते हैं तब बादशाह रूमी को देख के पहचान लेता है कि यही वो लड़की है जिसने उसे काटा था। ओरा और एडी की ऑर्डर से रूमी को एक सेल में बंद किया जाता है। उस सेल की चारों तरफ हजारों मोमबत्ती थे। उसकी रोशनी से उसकी स्किन धीरे धीरे बर्न हो जाएगी। कई दिनों तक रूमी की खबर ना मिलने से रॉय बहुत ही परेशान हो जाता है और अंडरग्राउंड में घुसता है और डेविड की मदद से उस सेल के पास पहुंचता है और रूमी को अपना खून पिला के ठीक करता है। होश आते ही रूमी रॉय को तुरंत उधर से भागने के लिए बोलती है। रॉय राजी नहीं था। तब तक बाकी वैम्पायर्स को खबर हो चुका था। रॉय को भी पकड़ के सेल में डाल दिया जाता है। एडी आके उधर बोलता है अगर रूमी ऊपर जाके लूना लुका को मारेगी तभी उसे और रॉय को छोड़ा जाएगा। रूमी ऊपर आके कार्तिक के घर में जाती है लूना लुका की पता करने। कार्तिक के पिता उसे मिलकर सरप्राइजिंगली बहुत खुश होते हैं और उसे अपनी दांत दिखाने के लिए बोलते हैं। उस वक्त कार्तिक उधर आके उसे गन पॉइंट पे लेता है। रूमी उसे पूरी कहानी बताती है। गंगा किनारे लूना लुका वेट कर रही थी। कार्तिक रूमी को लेके उधर पहुंचता है। रूमी श्रीला की मौत की बदला लेने के लिए और रॉय को बचाने के लिए लूना लुका पर वार करती है, लेकिन लूना की शक्ति के सामने वो कुछ नहीं कर पाती। फाइनली लूना उसको वध करने के लिए पवित्र गंगा जल से रूमी के ऊपर वार करती है, लेकिन गंगा जल से मरना तो दूर, रूमी की शक्ति बहुत गुना बढ़ जाती है और वो बिजली की तरह लूना को अटैक करती है। लूना उसके सीने पे खंजर भोगती है, लेकिन रूमी को कुछ नहीं होता। लूना बोलती है तुम बाकी वैम्पायर से अलग हो, कहाँ पे ये जन्म मिला तुम्हें? रूमी बोलती है इस गंगा के अंदर। लूना समझ जाती है रूमी के अंदर दैवी शक्तियाँ है। रूमी लूना लुका को काट के खत्म करती है, लेकिन एडी रॉय को छोड़ना नहीं चाहता। रूमी की शक्ति कई गुना बढ़ चुकी थी। वो एकदम एडी के पास जाके खड़ी होती है। एडी का सिल्वर चद्दर का उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। एडी डर जाता है और धमकी देता है उसके आदमी ऊपर से मैनहोल में आग लगा के सब वैम्पायर्स को मार देंगे। वो बोलता है रॉय ऊपर जाके सबको सब कुछ बता देगा। इससे अच्छा है रूमी चाहे तो रॉय को वैम्पायर बना सकती है, लेकिन रॉय राजी नहीं होता। वो इंसानी बना रहना चाहता है। तब डेविड बोलता है वो रॉय को ऐसे काट सकता है कि उसे कुछ याद नहीं रहेगा। सारे घटनाएं रूमी सब कुछ भूल जाएगा। फाइनली सब कुछ भूल के रॉय वापस अपनी जिंदगी में लौटता है। रूमी फिर रात को उससे मिलने आती है। रॉय उसे पहचान नहीं पाता, पर मिल के बहुत खुश होता है। ये प्यार की कहानी फिर से शुरू होने वाली है। एंड में एडी बताता है रूमी जब इंसान थी तब उसकी बच्ची मरी हुई पैदा नहीं हुई थी और वो बच्ची अभी कहाँ पे है सिर्फ एडी को मालूम है। इंतजार रहेगा सीजन 2 का।